हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो ट्रांसलेशन प्रैक्टिस के एक और वीडियो में मैं आप लोगों के लिए दो पैसेज लेके आया हूँ ट्रांसलेशन के लिए, एक इंग्लिश टू हिंदी और एक हिंदी टू इंग्लिश। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेशन 20 है, मतलब इससे पहले मैं 19 प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए ट्रांसलेशन प्रैक्टिस का लेके आ चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके उन्हें देख सकते हैं। तो हमारा ये 20th वीडियो है जिसमें हम लोग आज फिर से ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके बाद आपका 2 फेब से टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपने उसका प्रोसेस आपको पता नहीं है तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे उससे रिलेटेड एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और टेस्ट सीरीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका जो इंग्लिश पैसेज है जिसका हमें हिंदी में अनुवाद करना है उसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। Indian literature of the 20th century is a memorable record of the triumph and tragedy of the Indian people involved in the most significant engagement in their history, the struggle for independence, and the challenges that followed the achievement of that goal. Never before the Indian writer was so anxious about the political fate his or her country, and so involved was she or he in the ideologies governing its polity, and even challenging the validity of his perceptions of art and history and his vision of India. Indian literatures written in different languages began to negotiate with the changes in the literary community since the beginning of the 19th century that witnessed the introduction of the printing press, the rise of a new middle class under a new educational dispensation, and the slow decline of the traditional patronage system. All these resulted in a split within the community of the audience reader of the pre-printing days between the vast section of the illiterates totally denied of the new education and the small group of English educated middle class. तो ये देखिए, ये पैसेज आपका काफी मुश्किल है इसका सीधे सीधे अनुवाद करना, लेकिन मैं आपको इस तरह से अनुवाद बताऊंगा कि जिस तरह से आपको करने से 40 प्लस मार्क्स, 40-45 के आसपास आपको मार्क्स मिल जाए। अगर आप मेरे से बेहतर अनुवाद कर सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा जिससे कि सभी लोगों को फायदा हो। ठीक है, तो चलिए एक एक सेंटेंस को हम लोग एक एक स्लाइड पे लेके उसका हिंदी में अनुवाद करते चलते हैं। तो पहला आपका सेंटेंस है, Indian literature of the 20th century is a memorable record of the triumph and a tragedy of the Indian people involved in the most significant engagement in their history, the struggle for independence and the challenges that followed the achievement of that goal. तो सबसे पहले शब्दावली देख लेते हैं। इंडियन लिटरेचर का आप लोग क्या लिखेंगे? भारतीय साहित्य। 20th सेंचुरी मतलब 20वीं सदी। मेमोरेबल रिकॉर्ड, मेमोरेबल रिकॉर्ड को हम लोग क्या बोल सकते हैं? यादगार रिकॉर्ड बोल सकते हैं। ट्रायम्फ का क्या होता है? ट्रायम्फ का होता है आपका जीत, विजय। ट्रेजेडी आपका होता है त्रासदी। ऑफ द इंडियन पीपल मतलब भारतीय लोगों के लिए। इन्वॉल्व इन द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंगेजमेंट इन द हिस्ट्री, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इन्वॉल्व इन द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंगेजमेंट इन देयर हिस्ट्री, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि अपने इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव। इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। एंड द चैलेंजेस दैट फॉलोड द अचीवमेंट ऑफ दैट गोल, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के बाद, चैलेंजेस दैट फॉलोड मतलब लक्ष्य की प्राप्ति के बाद आने वाली चुनौतियां या चुनौतियों बोल सकते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। देखिए सीधे सीधे अनुवाद करना इसका थोड़ा सा मुश्किल है, तो अगर आप इससे अच्छा बेहतर अनुवाद करें तो जरूर उसको कमेंट में मेंशन कीजिएगा जिससे बाकी लोगों को भी फायदा हो। तो चलिए मैं अपने स्तर पे इसका अनुवाद करता हूं, कैसे लिखूंगा इसको। तो हो जाएगा 20वीं सदी का भारतीय साहित्य अपने इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव क्या है? वो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष
और उस लक्ष्य की प्राप्ति के बाद आने वाली चुनौतियों, फिर डैश दे देंगे, में शामिल भारतीय लोगों की जीत और त्रासदी का एक यादगार रिकॉर्ड को रिकॉर्ड बोल सकते हैं या अभिलेख बोल सकते हैं, ऐसा भी कुछ बोल सकते हैं, तो हम यहाँ रिकॉर्ड ही लिख देते हैं, यादगार रिकॉर्ड है। 20वीं सदी का भारतीय साहित्य अपने इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और उस लक्ष्य की प्राप्ति के बाद आने वाली चुनौतियों में शामिल भारतीय लोगों की जीत और त्रासदी का एक यादगार रिकॉर्ड है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। Never before the Indian writer was so anxious about the political fate of his or her country, and so involved was she or he in the ideologies governing its polity, and even challenging the validity of his perceptions of art and history and his vision of India. तो नेवर बिफोर मतलब इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है। इंडियन राइटर मतलब भारतीय लेखक। सो एंक्सियस मतलब चिंतित। अबाउट द पॉलिटिकल फेट आपका हो जाएगा राजनीतिक भविष्य। एंड सो इन्वॉल्व मतलब सम्मिलित होना, इन्वॉल्व मतलब वाज ही और सी इन द आइडियोलॉजीज मतलब विचारधारा हो जाता है आपका। गवर्निंग इट्स पॉलिटी मतलब ऐसे विचारधारा जो राजनीति को नियंत्रित करने वाले विचारधारा। एंड इवन चैलेंजिंग मतलब चुनौती देना। वैलिडिटी मतलब वैधता, वैधता बोलते हैं इसको। परसेप्शन, परसेप्शन का क्या हो जाएगा? परसेप्शन मतलब आपका हो जाता है धारणाएं। आर्ट एंड हिस्ट्री मतलब कला और इतिहास। एंड इज विजन ऑफ इंडिया मतलब भारत के बारे में उनका क्या दृष्टिकोण था। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे इसका हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। इससे पहले कभी भी भारतीय लेखक अपने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में इतने चिंतित नहीं थे और न ही वे इसकी राजनीति को नियंत्रित करने वाली आइडियोलॉजीज है, विचारधाराओं में इन्वॉल्व होना मतलब शामिल लिख सकते हैं। में इतने शामिल या सम्मिलित कुछ भी लिख सकते हैं, इतने शामिल थे यहाँ तक कि वे कला और इतिहास के बारे में उनकी धारणाओं परसेप्शंस और भारत के बारे में उनके दृष्टिकोण की वैधता
वैलिडिटी को भी चुनौती दे रहे थे। ठीक है, तो मैंने अपने स्तर पे इसका अनुवाद करने की कोशिश किया है। देखिए, इससे पहले कभी भी भारतीय लेखक अपने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में इतने चिंतित नहीं थे और न ही वे इसकी राजनीति को नियंत्रित करने वाली विचारधाराओं में इतने शामिल थे या सम्मिलित थे। यहाँ तक कि वे कला और इतिहास के बारे में उनकी धारणाओं और भारत के बारे में उनके दृष्टिकोण की वैधता को भी चुनौती दे रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Indian literatures written in different languages began to negotiate with the changes in the literary community since the beginning of the 19th century that witnessed the introduction of the printing press, the rise of a new middle class under a new educational dispensation, and the slow decline of the traditional patronage system. तो इसमें शब्दावली देख लेते हैं। इंडियन लिटरेचर्स मतलब भारतीय साहित्य, रिटन इन मतलब लिखा गया, डिफरेंट लैंग्वेजेस मतलब विभिन्न भाषाओं में, नेगोशिएट विद द चेंजेस इन द लिटरेरी कम्युनिटी मतलब इसका नेगोशिएट का यहाँ पे अर्थ हम लोग देखेंगे, पहले बाकी का शब्दावली देख लेते हैं। सिंस द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी मतलब 19वीं सदी की शुरुआत से ही, दैट विटनेस्ड मतलब देखा, द इंट्रोडक्शन मतलब शुरुआत, ऑफ प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत, द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास मतलब नए मध्य वर्ग का उदय, न्यू एजुकेशनल डिस्पेंसेशन मतलब नई शैक्षिक व्यवस्था, एंड द स्लो डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल पैट्रोनेज सिस्टम। ट्रेडिशनल का हो जाता है आपका पारंपरिक, पैट्रोनेज का आपका हो जाता है संरक्षण, सिस्टम का हम लोग बोल सकते हैं प्रणाली। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, किस अर्थ में इसको हम लोग अनुवाद करेंगे। इसको हम लोग शुरू करेंगे, विभिन्न भाषाओं में लिखे गए भारतीय साहित्य ने 19वीं सदी की शुरुआत से ही साहित्यिक समुदाय लिटरेरी कम्युनिटी में होने वाले परिवर्तनों जिसमें प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत एक नई शैक्षिक व्यवस्था के तहत, नई शैक्षिक व्यवस्था हम लोग किसको लिख रहे हैं, न्यू एजुकेशनल डिस्पेंसेशन के तहत एक नए मध्य वर्ग का उदय, पारंपरिक संरक्षण प्रणाली में धीरे धीरे गिरावट आदि शामिल है, कॉमा के बारे में चर्चा शुरू कर दिया। तो हम लोग इसमें बिगेन टू नेगोशिएट विद द चेंजेस मतलब बदलाव के बारे में चर्चा शुरू कर दिया, इस संदर्भ में हम लोग इसको ले रहे हैं। तो इसका क्या हो गया आपका अनुवाद, विभिन्न भाषाओं में लिखे गए भारतीय साहित्य ने 19वीं सदी की शुरुआत से ही साहित्यिक समुदाय में
होने वाले परिवर्तनों, जिसमें प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत, एक नई शैक्षिक व्यवस्था के तहत एक नए मध्य वर्ग का उदय, पारंपरिक संरक्षण प्रणाली में धीरे धीरे गिरावट आदि शामिल है, के बारे में चर्चा शुरू कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं। All this resulted in a split within the community of the audience reader of the pre-printing days between the vast section of the illiterates totally denied of the new education and the small group of English educated middle class. तो शब्दावली पहले देख लेते हैं। All this resulted मतलब इन सब के परिणाम स्वरूप, स्प्लिट मतलब बंटवारा, विभाजन, विथ इन द कम्युनिटी मतलब समुदाय के अंदर विभाजन हो गया। ऑडियंस रीडर हम लोग क्या बोल सकते हैं, दर्शकों और पाठकों, इसको बोल सकते हैं ऑडियंस रीडर। ऑफ द प्री प्रिंटिंग डेज मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, मुद्रण पूर्व दिनों में, ठीक है। बिटवीन द वास्ट सेक्शन मतलब विशाल वर्ग, ऑफ द इलिटरेट्स मतलब निरक्षर, टोटली डिनाइड ऑफ मतलब जिन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया था, डिनाइड ऑफ द न्यू एजुकेशन, जिन्हें नई शिक्षा से वंचित रखा गया था, एंड स्मॉल ग्रुप मतलब छोटा समूह, ऑफ इंग्लिश एडुकेटेड मिडिल क्लास मतलब अंग्रेजी शिक्षित मध्यम वर्ग, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, इन सब के परिणाम स्वरूप मुद्रण पूर्व दिनों के लिख सकते हैं या फिर पूर्व के लिख सकते हैं, दर्शकों, पाठकों, ऑडियंस रीडर्स के समुदाय का नई शिक्षा से पूरी तरह वंचित निरक्षरों के विशाल वर्ग और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लिख सकते हैं इसको, मध्य वर्ग या मध्यम वर्ग के छोटे समूह के बीच विभाजन हो गया। इन सब के परिणाम स्वरूप मुद्रण पूर्व के दर्शकों, पाठकों के समुदाय का नई शिक्षा से पूरी तरह से वंचित निरक्षरों के विशाल वर्ग और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्य वर्ग के छोटे समूह के बीच विभाजन हो गया। तो ये आपका इंग्लिश का जो पैसेज था उसका हमने हिंदी अनुवाद कंप्लीट कर लिया है। देख लीजिए, यहां तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं हिंदी के अनुच्छेद की ओर। तो आज का आपका हिंदी का अनुच्छेद है, भारत आदि काल से ही विश्व सभ्यता के लिए ज्ञान स्रोत रहा है और पश्चिम की मुख्यतः उपयोगितावादी ज्ञान परंपरा से भिन्न है। पश्चिम जगत ज्ञान को सत्ता का माध्यम मानता है, जिसका केंद्र मनुष्य के हितों के वर्चस्व की स्थापना है। वहीं भारतीय परंपरा ज्ञान को प्रकृति और अन्य मनुष्यों पर विजय प्राप्त करने का माध्यम नहीं मानती। यहाँ ज्ञान सत्ता के प्रदर्शन के स्थान पर मनुष्य की मुक्ति का प्रयास है। भारतीय ज्ञान परंपरा सामूहिक कल्याण का ज्ञान है। यह मानव कल्याण के लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताओं के विकास का लक्ष्य लेकर चलती है। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि वाल्तेयर, मैक्स मुलर, टॉयनबी जैसे अनेक यूरोपीय मनीषी विद्वानों ने भारतीय ज्ञान परंपरा की शक्ति को स्वीकार किया है। मैक्स मुलर ने 1882 के व्याख्यान में कहा था, यदि मुझसे कोई पूछे कि हम यूरोप के रहने वालों को कहां से सीख मिलेगी जिससे वे अपना आंतरिक जीवन अधिक पूर्ण, अधिक व्यापक, अधिक वैश्विक, अधिक शाश्वत बना सकते हैं, तो मैं भारत की ओर इशारा करूंगा। तो ये आपका हिंदी का अनुच्छेद है आज का, और इसमें हम लोग एक एक वाक्य को एक एक स्लाइड में लेकर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाक्य है आपका, भारत आदि काल से ही विश्व सभ्यता के लिए ज्ञान स्रोत रहा है और पश्चिम की मुख्यतः उपयोगितावादी ज्ञान परंपरा से भिन्न है। तो इसमें देख लीजिए, आदिकाल का क्या हो जाता है आपका, आदिकाल का हो जाएगा एंशिएंट टाइम्स, आदिकाल से ही का हो जाएगा सिंस एंशिएंट टाइम्स। विश्व सभ्यता का क्या हो जाएगा, वर्ल्ड सिविलाइजेशन। ज्ञान स्रोत मतलब, ज्ञान स्रोत का आपका क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ नॉलेज। और पश्चिम मतलब वेस्ट की मुख्यतः उपयोगितावादी ज्ञान परंपरा। तो ज्ञान परंपरा को हम लोग नॉलेज ट्रेडिशन बोल सकते हैं।
उपयोगितावादी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटेरियन। और मुख्यतः उपयोगितावादी को हम लोग बोल सकते हैं प्रीडोमिनेंटली यूटिलिटेरियन नॉलेज ट्रेडिशन। से भिन्न है मतलब डिफरेंट। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, इंडिया हैज बीन अ सोर्स ऑफ knowledge for world civilization since ancient times and is different from the predominantly utilitarian knowledge tradition of the West. India has been a source of knowledge for world civilization since ancient times and is different from the predominantly utilitarian knowledge tradition of the West. अगले वाक्य पे चलते हैं। पश्चिम जगत ज्ञान को सत्ता का माध्यम मानता है जिसका केंद्र मनुष्य के हितों के वर्चस्व की स्थापना करना है। तो पश्चिम जगत मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड, ज्ञान मतलब नॉलेज को सत्ता का माध्यम मतलब मीडियम ऑफ पावर, जिसका केंद्र मतलब सेंटर, मनुष्य के हितों के वर्चस्व की स्थापना करना, टू एस्टेब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट, टू एस्टेब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, द वेस्टर्न वर्ल्ड considers knowledge as a medium of power, the center of which is to establish the supremacy of human interests. The Western world considers knowledge as a medium of power, the center of which is to establish the supremacy of human interest. और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं या फिर the center of which की जगह where the focus is to establish the supremacy of human interest. तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं where the focus is to, आगे वही सेम रिपीट कर देंगे। अगले वाक्य पे चलते हैं। वहीं भारतीय परंपरा ज्ञान को प्रकृति और अन्य मनुष्यों पर विजय प्राप्त करने का माध्यम नहीं मानती। यहाँ ज्ञान सत्ता के प्रदर्शन के स्थान पर मनुष्य की मुक्ति का प्रयास है। तो शब्दावली देख लेते हैं। वहीं भारतीय परंपरा मतलब इंडियन ट्रेडिशन, ज्ञान को मतलब नॉलेज को, प्रकृति मतलब नेचर, अन्य मनुष्यों मतलब अदर ह्यूमंस पर विजय प्राप्त करने का माध्यम, विजय प्राप्त कर अचीविंग विक्ट्री, विजय प्राप्त करना, माध्यम नहीं मानती मतलब माध्यम का क्या है यहाँ पे बोल देंगे मीन्स के संदर्भ में यहाँ पे यूज होगा। तो पूरा इसका क्या हो जाएगा, एट द सेम टाइम मतलब वही इंडियन ट्रेडिशन डज नॉट कंसिडर नॉलेज एज ए मीन्स ऑफ अचीविंग विक्ट्री ओवर नेचर एंड अदर ह्यूमंस। ठीक है, और उसके बाद क्या है, यहाँ ज्ञान सत्ता के प्रदर्शन मतलब हियर नॉलेज सत्ता के प्रदर्शन के स्थान पर, सत्ता के प्रदर्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर, सत्ता का प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर के स्थान पर मनुष्य की मुक्ति का मार्ग, मुक्ति के लिए एक वर्ड यूज होता है लिबरेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हियर नॉलेज इज एन एफर्ट फॉर मैंस या ह्यूमंस लिबरेशन रेदर देन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको।
क्या हो जाएगा? एट द सेम टाइम, मतलब वही है ना, वही संदर्भ में, इसलिए एट द सेम टाइम इंडियन ट्रेडिशन डज नॉट कंसीडर knowledge as a means of achieving victory over nature and other human beings. Here मतलब यहाँ knowledge is an effort, प्रयास for humans liberation, liberation मतलब मुक्ति, rather than a demonstration of power, मतलब सत्ता का प्रदर्शन, demonstration of power. So at the same time, Indian tradition does not consider knowledge as a means of achieving victory over nature and other human beings. Here, knowledge is an effort for humans' liberation rather than a demonstration of power. आगे, भारतीय ज्ञान परंपरा सामूहिक कल्याण का ज्ञान है, मतलब इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, भारतीय ज्ञान परंपरा सामूहिक कल्याण का ज्ञान, मतलब नॉलेज ऑफ कलेक्टिव वेलफेयर। तो लिख लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा? इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन इज knowledge of collective वेलफेयर, सामूहिक कल्याण का ज्ञान। ठीक है, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन इज नॉलेज ऑफ कलेक्टिव वेलफेयर। अगले वाक्य पे चलते हैं। यह मानव कल्याण के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताओं के विकास का लक्ष्य लेकर चलती है। तो मानव कल्याण का आपका क्या हो जाएगा? ह्यूमन वेलफेयर। शारीरिक का क्या हो जाएगा आपका? फिजिकल। मानसिक का मेंटल। आध्यात्मिक का क्या हो जाएगा आपका? स्पिरिचुअल। क्षमताओं का कैपेबिलिटीज के विकास, विकास का हो जाएगा डेवलपमेंट। लक्ष्य का क्या हो जाएगा? एम या गोल। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका इट एम्स एट द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल कैपेबिलिटीज फॉर ह्यूमन वेलफेयर। It aims at the development of physical, mental and spiritual capabilities for human welfare. अगले वाक्य पे चलते हैं। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि वाल्तेयर, मैक्स मुलर, टॉयनबी जैसे अनेक यूरोपीय मनीषी विद्वानों ने भारतीय ज्ञान परंपरा की शक्ति को स्वीकार किया है। तो ऐतिहासिक, ऐतिहासिक तथ्य का क्या हो जाएगा आपका? हिस्टोरिकल फैक्ट। वाल्तेयर ये सब नाम है, तो इसको बस आप लिप्यंतरण कर देंगे। टॉयनबी जैसे अनेक यूरोपीय मनीषी विद्वानों, मतलब यूरोपियन इंटेलेक्चुअल्स। भारतीय ज्ञान परंपरा का अगेन आपका हो जाएगा इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन की शक्ति, मतलब इसकी पावर को स्वीकार किया, मतलब एक्सेप्टेड। तो लिख लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा? द हिस्टोरिकल फैक्ट इज दैट मेनी यूरोपियन intellectuals like Voltaire, Max Muller, Toynbee have accepted the power of
Indian knowledge tradition. The historical fact is that many European intellectuals like Voltaire, Max Muller, Toynbee have accepted the power of Indian knowledge tradition. नेक्स्ट वाक्य पे चलते हैं हम लोग। मैक्स मुलर ने 1882 है ये 1882 के व्याख्यान में कहा था, यदि मुझसे कोई पूछे कि हम यूरोप के रहने वालों को कहां से सीख मिलेगी जिससे वे अपना आंतरिक जीवन अधिक पूर्ण, अधिक व्यापक, अधिक वैश्विक, अधिक शाश्वत बना सकते हैं, तो मैं भारत की ओर इशारा करूंगा। तो मैक्स मुलर तो नाम है आपका। 1882 के व्याख्यान मतलब इन ए लेक्चर ऑफ 1882, यदि मुझसे कोई पूछे कि हम यूरोप के रहने वालों को कहां से सीख मिलेगी, इफ समवन आस्क्ड मी फ्रॉम वेयर वी यूरोपियंस कुड लर्न अबाउट, जिससे वे अपना आंतरिक जीवन अधिक पूर्ण, आंतरिक जीवन का मतलब क्या हो जाएगा आपका इनर लाइफ, अधिक पूर्ण मतलब मोर कंप्लीट, अधिक व्यापक मतलब मोर कॉम्प्रिहेंसिव, अधिक वैश्विक, अधिक वैश्विक का क्या हो जाएगा आपका मोर यूनिवर्सल, और अधिक शाश्वत, शाश्वत का आपका हो जाता है इटर्नल मतलब मोर इटर्नल। तो मैं भारत की ओर इशारा करूंगा, इशारा करने का हो जाता है पॉइंट टू इंडिया, ऐसे भारत की ओर इशारा करना। चलिए इसको लिख लेते हैं। मैक्स मुलर had said in the lecture of, व्याख्यान का हो जाता है लेक्चर 1882, if someone asked me from where we Europeans could learn about making our inner life more complete, more comprehensive, more universal, more eternal, I would point to India। ठीक है, मैक्स मुलर had said once, had said in the lecture of 1882, if someone asked me from where we Europeans could learn about making our inner life more complete, more comprehensive, more universal, more eternal, I would point to India। तो हिंदी के अनुच्छेद का भी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपका यहाँ तक कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा, हेल्पफुल लगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।